हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 105। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे आने वाले हर लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बैच अपलोड करने जा रहे हैं। और अगर आपको ये नोट्स एक्सेस करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपको व्हाट्सएप नंबर कहां से मिलेगा? आप यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में स्पेसिफिक सिनेरियोज स्टार्ट किए थे, इसमें से हमने 2 सिनेरियोज कंप्लीट कर दिए थे। अभी आगे के स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल इन सब्सिडरी, ये होता क्या है? अब हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या करती है, एक प्लान बनाती है। अगर कुछ एसेट्स को सेल करना है, उसका प्लान बनाया उसने, उस प्लान को पहले पास करना होता है। कैसे? वो उसको पहले कुछ रेजोल्यूशन वगैरह पास करके उसको प्लान को पास कर देती है, जिसको हम कह देते हैं कि हाँ मैनेजमेंट ने कमिट कर दिया है कि उस एसेट्स को सेल कर देना है। बट हुआ क्या कि वो उन्होंने जिन एसेट्स को बेचने का प्लान बनाया था, उन एसेट्स का प्लान पास होते ही मेरा एक सब्सिडरी थी, ये मान लेते हैं कि मैं एक एंटिटी हूं, मेरी एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड। मेरी सब्सिडरी का कंट्रोल चला गया, मतलब कि इसके अंदर से मेरी शेयर होल्डिंग कम हो गई है, जिस वजह से मेरा कंट्रोल इसमें से चला गया। अब यहां से कंट्रोल चला गया अगर, तब मैं क्या करूंगा? तो मेरे को जो सीएफएस बनेगी, मेरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ग्रुप की, उसके अंदर जो बी लिमिटेड के मैंने एसेट्स और लायबिलिटी शो की हुई होंगी, उन सभी को क्लासिफाई करना होगा एज हेल्ड फॉर सेल। समझे? सिर्फ इस वजह से कि मेरा प्लान था, जो कुछ एसेट्स को सेल प्लान था, वो कमिट हो गया। मतलब कि मैनेजमेंट ने रेजोल्यूशन वगैरह पास कर दिया कि हाँ हम अपनी तरफ से गो हेड देते हैं, जाओ सेल करो कुछ एसेट्स को, जो जिसका प्लान था, जो प्लान में थी उनको। उस वजह से क्या हुआ कि विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ कंट्रोल, उसकी वजह से मेरा लॉस हो गया कंट्रोल का, सब्सिडरी के अंदर था। तो उस वजह से क्या करना होगा? क्लासिफाई करेंगे ऑल एसेट्स और लायबिलिटी जो उस सब्सिडरी की थी, जो बी की थी हमारी सीएफएस में, उन सभी को क्लासिफाई करना होगा सीएफएस के अंदर। सीएफएस क्या होता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना भी नहीं पता? classify all the assets and liabilities of that subsidiary as held for sale in its CFS when the criteria set out above is met, regardless of whether the entity will retain a non-controlling interest। अब क्या हुआ कि उसने सारा तो नहीं बेचा था, बट कंट्रोल तो चला गया उसका। मान लो कुछ उसके पास अभी भी शेयर होल्डिंग है, तो क्या कुछ इंपैक्ट आएगा? नहीं नहीं, आपको फिर भी क्लासिफाई करना होगा। कंट्रोल गया ना आपका, कंट्रोल गया ना, तो आपको क्लासिफाई करना होगा उस सब्सिडरी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी को एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, इसका एग्जांपल तो हम लास्ट लेक्चर में ही करके आ चुके थे कंप्लीट। क्राइटेरिया मेट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अब कोई क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया जिसकी हमने बात की थी कि वो क्राइटेरिया अगर मेरा मीट हो जाता है तो मैं उन एसेट्स के ऊपर इंडेक्स 105 लगा दूंगा, मतलब अप्लाई हो जाएगा, इंडेक्स 105 में आ जाएंगी। तो अगर वो क्राइटेरिया मेरा मीट होता है कब? अब ये लगा लूं कि मैं रिपोर्टिंग डेट है, मान लो मेरी 31 मार्च 2025, ये मेरी है रिपोर्टिंग डेट, मतलब कि इस दिन मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, कोई भी हो। अब हुआ क्या, इसके बाद मान लो कि मेरा 30 अप्रैल 2025 को क्या हुआ, जो वो क्राइटेरिया था ना वो मीट हो गया। तो क्या मेरे को जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर की बुक्स प्रिपेयर करूंगा, जो फाइनेंशियल्स बनाऊंगा, क्या उनके अंदर मेरे को जो एक एसेट्स का क्राइटेरिया यहां पे मीट हुआ है उसको हेल्ड फॉर सेल शो करना होगा? नहीं, यहां पे हेल्ड फॉर सेल उसको क्लासिफाई नहीं करूंगा उन एसेट्स को। बट अब एक चीज और, अगर मैं कहता हूं कि मेरे जो फाइनेंशियल्स थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल आया मेरा 30 जून 2025 को। कब ये क्या आया मेरा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल, मतलब इस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी अप्रूव हो गई हैं। कब? 30 जून 2025 को। तो उस केस में मेरे को ये इंफॉर्मेशन जो यहां पे मतलब कि क्राइटेरिया मीट हुई है, ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे को डिस्क्लोज करनी होगी इस फाइनेंशियल ईयर में। बट क्लासिफाई नहीं करूंगा उन एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल, इस फाइनेंशियल ईयर में हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं करूंगा उन एसेट्स को, बट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले क्राइटेरिया मीट हो जाता है। अगर इसके बाद होता तो तब तो मैं इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो तो नेक्स्ट ईयर का है। अब हम क्यों देखते रहे, बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो चुकी हैं, अब थोड़े कुछ उसके अंदर डिस्क्लोज करते जाएंगे। ये लिखा, इफ द क्राइटेरिया ऑफ हेल्ड फॉर सेल आर मेट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद मीट होता है, एन एंटिटी शुड नॉट
क्लासीफाई एक नॉन करंट एसेट और डिस्पोजेबल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल, ये इसको क्लासीफाई नहीं करेगा हेल्ड फॉर सेल इन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन इशूड, हाउएवर व्हेन दोज क्राइटेरिया आर मिट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हो रहा है बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले हो गया ये देखो, फॉर इशू द एंटिटी सेल डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन, तो एंटिटी को ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी अपनी बुक्स में, बट क्लासीफाई फिर भी नहीं करनी है, डिस्क्लोज करनी है सिर्फ इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं मेजरमेंट की, जो हमने देखा था, हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि मेजरमेंट को सभी एसेट्स के ऊपर नहीं लगता है, जो मेरी इंडेक्स 105 में आ जाती है, वो लगता है सिर्फ हमने कुछ क्रक्स निकाला था कि इंडेक्स 16 के अंदर जो एसेट्स आती है मेरी इंडेक्स 38 में आती है, इंडेक्स 40 में आती है, अगर वो इंडेक्स 105 वाला क्राइटेरिया मीट कर जाती हैं तो उसके ऊपर मेरा मेजरमेंट वाले प्रोविजंस भी लग जाएंगे, बट सीधे ही वो लगा दे। मैंने कहा कि जिस इंडेक्स से तुम आ रहे हो पहले उसके अंदर अपना क्या करके आओ, मेजर द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स अंडर एप्लीकेबल रिलेवेंट इंडेक्स इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन, जिस दिन तुम्हारा क्लासिफिकेशन हुआ ना उससे पहले आपका जिस इंडेक्स से तुम आ रहे हो ना उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी कितनी कैरिंग अमाउंट बनती है वो कैलकुलेट करके आना। ये तो वही बात होगी कि मैंने आपको अपनी शादी में बुलाया, मेरी मैरिज में बुलाया आपको सबको, मैंने कहा एंट्री उसी को मिलेगी जो खाना खा के आएगा, अपने घर से खाना खा के आओ तभी एंट्री मिलेगी। ये वही बात कर रहा है कि आप आ रहे हो ना, मेजरमेंट मैं करूंगा तुम्हारी, मैंने ऐसे नहीं कहा कि तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा, मैंने कहा कि तुम खा के आओ पहले घर से, अपने घर से खा के आओ, आओगे फिर मैं भी खिलाऊंगा तुम्हें खाना। यही ये कहता है कि आप पहले कैरिंग अमाउंट जिस इंडेक्स से आ रहे हो उसमें मेजर करके आओ, फिर यहां पे आने के बाद फिर मैं तुम्हें दोबारा मेजर करूंगा, समझे? घर से खाना खा के आना अगर मेरी शादी में आओगे तो। अभी करते हैं हम मेजरमेंट कैसे होगी, इसका टॉपिक स्टार्ट। मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजेबल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, जो मेरी क्लासिफाई हो चुकी है एज हेल्ड फॉर सेल और क्राइटेरिया वगैरह मीट कर चुकी हैं, उसका अब मेरे को मेजरमेंट कैसे करना, मतलब कि इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे उसको मेजर करेंगे। इनिशियली मेजरमेंट क्लासिफिकेशन वाली डेट पे जिस दिन क्लासिफाई हुआ, हमने जब बिल्कुल स्टार्ट किया था ये वाला इंडेक्स, मैंने आपको स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में एक वो बनवाया था कुछ लिंकेज, उसको याद करो, क्या बनवाया था? कैरिंग अमाउंट होती है मेरी, उसका कंपैरिजन किससे करता हूं मैं यहां पे, इसका कंपैरिजन करता हूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ। अभी ये कैरिंग अमाउंट कौन सी वाली होगी, जो आपने जिस दिन इस इंडेक्स में आए हो इससे पहले आपने दोबारा रीमेजर किया था पुराने इंडेक्स में। मान लो आप 1/4/25 को इस इंडेक्स में आए, इंडेक्स 105 एप्लीकेबल हो गया, तो आपको 31 मार्च 2025 की कितनी वैल्यू थी पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग, वो वाली कैरिंग अमाउंट यहां पे है, ये वाली कैरिंग अमाउंट वो वाली है। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये तो आपको आती ही है निकालनी, आपने वहां पे भी निकाली थी, समझे? अब इनमें से जो भी लोअर होगा उस पे मैं अपनी बुक्स में शो कर दूंगा। अभी एग्जांपल से समझिए आप, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। अभी ये लगाओ, मेरी कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2025 को थी कितनी, 1 लाख की, और उसके बाद मैं हेल्ड फॉर सेल कब हुआ, क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल ऑन, ये हुआ मेरा, मान लेते हैं कि 30 जून 25 को। अब उस दिन 30 जून 25 को निकाल रहा हूं मैं, फेयर वैल्यू है मेरी लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, मान लेते हैं कि ये आ गई है मेरी 90,000 की, ठीक है। अभी इसका मेरे को ये भी निकालना होगा कि डेप्रिसिएशन वगैरह कितना लगता है। सबसे पहले कैसे होगा मेरे कैलकुलेशन, इस पे मैं बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन रेट है
डेप्रिसिएशन एट 10%, इसकी यूजफुल लाइफ दे रखी है, चलो 10% ही मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ कि इतनी कैरिंग अमाउंट के ऊपर मेरा 10% की रेट से लग रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन में जो भी दिया होगा मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना भी, उसलिए मैं ये मान रहा हूँ 10% इसी अमाउंट पे लगेगा। अदरवाइज ये होता है ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है ये सब, वो अभी मैं नहीं लेके चल रहा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के पर्पज से चल रहा हूँ। अभी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पुराने इंडेक्स के अंदर आपको उस दिन की वैल्यू लेके आनी होगी। किस दिन आपका क्लासीफाई हुआ 30 जून, इसको 30 जून की जगह ना ये कर लो 1 जुलाई 2024, ठीक है 25। आपका क्लासीफाई हुआ 1 जुलाई 25 को, आपको 30 जून 25 की कैरिंग अमाउंट लेनी होगी पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर जाए हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब कैरिंग अमाउंट निकाल रहा हूं मैं कब की, ऑन 30 जून 25 की एज पर ओल्ड इंडेक्स। ओल्ड इंडेक्स कौन सा, जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था पहले, उसके अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट कितनी थी उसकी, मतलब कि ये कैरिंग अमाउंट थी 31 मार्च 2025 को 1 लाख की कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 25, 1 लाख की। इसके अंदर मैं डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन लेस होता है उसके अंदर, तो किसके अंदर, इंडेक्स 16 के अंदर। कोई मान लेते हैं कि इंडेक्स 16 की कोई एसेट है वो जिसको मैं क्लासीफाई किया है, डेप्रिसिएशन कितना 1 लाख के ऊपर लगेगा, 10%, कितने मंथ्स का हो गया ये, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का लगेगा, मल्टीप्लाई 3/12, ये 10% पर एनएम लगा लो, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी हो गई, 1 लाख का 10% किया मैंने, मल्टीप्लाई 3/12, ये हो गया मेरे 2500 की। तो मैं कैरिंग अमाउंट, इसके अंदर इंपेयरमेंट लॉस भी हुआ होगा अगर आपको, जो हमने इंडेक्स 36 में देखा था कि अगर रिकवरेबल अमाउंट वगैरह भी दे रखी है तो आपको वो भी यहाँ पे लेस करना होगा साथ में। चलो मैं मान लेता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल में कि हाँ इंपेयरमेंट लॉस भी हुआ इसका, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा इंपेयरमेंट लॉस अगर हुआ, उसमें क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट वगैरह दी होगी या फिर इंपेयरमेंट लॉस ही बता दिया होगा अगर इन्होंने, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही इंपेयरमेंट लॉस इन्होंने दे दिया कि इतना इंपेयरमेंट लॉस भी हुआ है, इंपेयरमेंट लॉस एज पर इंडेक्स 36, कितना 5000 का। कौन से पीरियड के बीच में हुआ है, ये हुआ मेरा 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 25 के बीच में, ठीक है। तो इसमें इंपेयरमेंट लॉस भी मैं माइनस कर देता हूं, कितना 5000 का हुआ। तो इसके बाद मेरी वैल्यू कितनी बची, 92,500। ये क्या आई मेरी कैरिंग अमाउंट ऑन 30 जून 2025 को। अब इसको मैं किससे कंपैरिजन करूंगा, जो मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये दी हुई है, ये कब की है मेरी 1 जुलाई 2025 की। तो इसका कंपैरिजन करूंगा मैं, इसका कंपैरिजन करूंगा इसके साथ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी दी हुई है ये 90,000। अब इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर 90,000। ये तो हो गया मेरा इंडेक्स 36 एज पर इंडेक्स 36, ये तो हमारे पुराने कंसेप्ट ही है इंडेक्स 36 और वो ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है, वो हमने लेस कर दिया। उसके बाद मेरी आई वैल्यू, ये कब की आई 31 उसकी जून 25 की। उसके बाद मेरा आ जाएगा इंडेक्स 105 के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर फिर मेरा कंपैरिजन होगा उस कैरिंग अमाउंट का इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ, मतलब कि 1 जुलाई की ही लेंगे दोनों, ठीक है, उस दिन की ले ली है 1 जुलाई की। अब इसके साथ मेरा कंपैरिजन हो गया, तो इसमें 90,000 की मेरी क्या बन गई लोअर, मतलब कि न्यू कैरिंग अमाउंट। अब मैं अपनी बुक्स में जो एसेट्स को क्लासिफाई किया एज हेल्ड फॉर सेल उसको 90,000 अमाउंट पे दिखाऊंगा।
अब 90,000 पे शो करूंगा, इसको क्या करूंगा, हैज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। और इसमें से बुक्स में तो मेरे पहले 92,500 की दिख रही थी, अब इतने की दिख रही है, तो इसका डिफरेंस का क्या करूंगा, जो 92,500 माइनस 90,000 है, ये तो मेरा डिफरेंस आ गया ना 2,500 का, इसको आप कहोगे इंपेयरमेंट लॉस, इसका नाम भी इंपेयरमेंट लॉस ही है, बट यहां पे साथ में आप मेंशन करोगी एज पर इंडेस 105, उस पे मेंशन किया आपने इंडेस 36, इस पे क्योंकि वो निकला था मेरा रिकवरेबल अमाउंट के बेसिस पे, जो यहां पे निकला था, समझे। अभी आप कहोगे कि सर यहां पे मेरा ज्यादा कैसे हो गया, मेरा यहाँ पे 36 के अकॉर्डिंग इंपेयर होने के बाद यहाँ पे फिर हो गया, वहां पे क्या पता ये हो ना कि वैल्यू इन यूज ज्यादा हो, उस टाइम पे वैल्यू इन यूज ज्यादा हो, बट आप फिर भी उसको हेल्ड फॉर सेल कर रहे हो, समझे। वैल्यू इन यूज ज्यादा होगी, अगर फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल ही ज्यादा होती उस टाइम भी, जब इन्होंने 36 की रिकवरेबल अमाउंट निकाली थी, तब तो आपका इंपेयरमेंट लॉस यहां पे बनता नहीं, समझे। तो इसको भी इंपेयरमेंट लॉस ही बोलोगे, इसको एज पर इंडेक्स 105 बोलोगे, समझे। आइए मैं आपको नोट्स पे ही ले चलता हूं एक बार, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन आफ्टर एनी इंपेयरमेंट अंडर अदर सेक्शन सेट स्टैंडर्ड्स लाइक इंडेक्स 36, या फिर डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो डेप्रिसिएशन, मतलब कि आपको उसी डेट की वैल्यू चाहिए जिस दिन आपका क्लासिफाई हो गया। हमारा कब 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई को कितनी वैल्यू पे आना चाहिए मेरा कैरिंग अमाउंट, दूसरे सेक्शन से आएगा जब, वो निकाल दिया मैंने। तो इसका एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा, बड़ा प्यारा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद हमें देखना है फेयर, हाँ ये बता रहा था पहले, कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ जो लोअर होगा वो वाला आपने मेजर कर लिया कि उतने अमाउंट पे आपकी बुक्स में शो होगा। अब जो डिफरेंस होगा, इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लोअर देन कैरिंग अमाउंट, अगर इससे कम है, ठीक है, कैरिंग अमाउंट आ गया तब तो लॉस आएगा ही नहीं, वो अगर कम आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तभी तो डिफरेंस आएगा। अगर कैरिंग अमाउंट जो पहले था इंडेक्स 105 में आने से पहले, इंडेक्स 105 में भी कैरिंग अमाउंट ही आपका लोअर आया, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उससे ज्यादा थी, अगर मान लो यहां पे अगर मैं कहता कि जो ये मैंने 90,000 लिया था ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये कहता हूँ मैं 95,000 है, तो उस टाइम उस केस में क्या होती है आपकी कैरिंग अमाउंट 92,500 होती, डिवाइड कैरिंग अमाउंट जो कि आपका इंडेक्स 105 में सीड की डेट से पहले वाली है। इसका कंपैरिजन करते आप, नहीं ये कंपैरिजन करने के बाद आया ना, हाँ वो 95,000 था, और ये आपका क्या दे रखा था कैरिंग अमाउंट था, कौन सा कौन सा कैरिंग अमाउंट था 92,500, जो आपका इंडेक्स 105 में क्लासिफाई होने से पहले का, ठीक है, वो क्लासिफाई करने से पहले का, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है, ये ज्यादा दे रखा है, तो ये कैरिंग अमाउंट आपकी पहले थी, और क्लासिफाई होने के बाद दोबारा मेजर किया, मेजर कैसे करोगे, मेजर दिस और दिस विच एवर इज लोअर, तो यही आ गया लोअर में, तो आप इस कैरिंग अमाउंट को इस कैरिंग अमाउंट से जो पहले बुक्स में शो हो रही थी 92,500 की, इसी पे अब शो हो रही है, तो लॉस तो हुआ नहीं ना, लॉस तभी होगा जब आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उससे कम है कैरिंग अमाउंट से, क्योंकि आपको अपनी बुक्स में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लेके आना होगा उसकी अमाउंट को, समझे। ये इधर दे रखा मैंने, इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लोअर देन कैरिंग अमाउंट एन इंपेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो इसको इंपेयरमेंट लॉस माना जाएगा और इसको पी एंड एल में चार्ज कर दोगे। आपने देखा होगा कि जब हमने इंडेक्स 36 वगैरह किया था, उससे पहले के इंडेक्स किए थे, उसके अंदर अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में होता था तो हम उससे भी कुछ एडजस्ट करते थे, अगर उस सेट से रिलेटेड कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस में था, बट यहाँ पे हम कहते हैं इंडेक्स 105 में आ गई ना एक बार एसेट, हम वापस नहीं जाने देंगे। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कुछ रखा भी आपको, हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से वो नहीं करने देंगे चार्ज, आपको पेंडल में ही चार्ज करना होगा अगर इस इंडेक्स में आ गए, चाहे आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में रखा हो। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आप एग्जाम में गलती कर दोगे, इसलिए मैंने यहां पे इसको ग्रीन हाईलाइट भी किया है। दिस अप्लाइज इवन इफ दिस एसेट वाज प्रीवियसली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू पीपी, मतलब कि आपने मेजर किया होगा इसको फेयर वैल्यू पे पीपी वगैरह में, तो ये क्या होगी
रिवैल्यूएशन गेन वगैरह हुआ होगा, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह बन गया होगा आपका। तो यहाँ पे आप थोड़ा रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख लो कि रिवैल्यूएशन सरप्लस इफ सम अमाउंट रिलेटेड टू दिस एसेट इज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये मेंशन कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए मेंशन करवा रहा हूँ अलग से, यहाँ पे लिख देता मैं वो भी, ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट उसके ऊपर साफ ध्यान जाएगा आपका कि हाँ आपने खुद लिखा था, आपको रिटेन रहेगा, एग्जाम में गलती नहीं करोगे। क्योंकि आप देखते हो कि मोस्टली इंडेक्स में हमारा वही था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस से करके आते थे, बट यहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर लो आप। ठीक है, तो इसमें आपको हमेशा P&L से ही चार्ज करना होगा, चाहे रिवैल्यूएशन सरप्लस में उससे सेट से रिलेटेड कुछ अमाउंट हो तब भी। इंडेक्स 105 में आने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था डेप्रिसिएशन चार्ज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, एक बार कैरिंग अमाउंट पे ले आए उसके बाद डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन आप कहोगे आपने सर एग्जांपल में क्यों कराया था, वो हम जिस दिन क्लासीफाई नहीं हुई थी उससे पहले वाली डेट का लेके आए हैं, क्लासीफाई होने के बाद नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन। उससे पहले तो आपको पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन बनती है उसके अकॉर्डिंग लेके आनी है। इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग जो कहता है उसके अकॉर्डिंग लेके आओ, इंडेक्स 2 जो कहता है उसके अकॉर्डिंग लेके आओ, जिसके अकॉर्डिंग भी लेके आनी है आपको लेके आओ। ठीक है, बट इंडेक्स 2 वाली तो यहाँ पे कवर ही नहीं होगी आप मतलब जिस इंडेक्स की एसेट लेके आ रहे हो 16, 38, 40 जिसकी भी, उसको उसके अकॉर्डिंग लेके आओ कैलकुलेशन। फिर उसके बाद 105 में आओगे, उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा कंपेरिजन करेंगे कौन सी, उस कैरिंग अमाउंट का पेरिवेलस कॉस्ट टू सेल के साथ, उसमें से जो लोअर आएगा उसको मान लेंगे कैरिंग अमाउंट जो कि बुक्स में होगी, और डिफरेंस होगा जो कैरिंग अमाउंट और उस न्यू अमाउंट का, रिवाइज कैरिंग अमाउंट का, उसको मान लेंगे इंपेयरमेंट लॉस। फॉर ए न्यू एक्वायर्ड एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इट्स मेजर्ड एट, अगर न्यूली कोई एक्वायर करते हो तो उसको कंपैरिजन करोगे जैसे क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, जो कि मतलब आपने न्यू एसेट एक्वायर की उसी दिन क्लासिफाई होगी हेल्ड फॉर सेल, तो उस दिन जो कॉस्ट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो भी होगा उसमें से लोअर वाला उस पर आप अपनी बुक्स में शो कर दोगे। ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कंटिन्यू टू मेजर एट द लोअर ऑफ, इसका एक मैं आपको पहले इलस्ट्रेशन 1 करवा के आता हूं। ठीक है, सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 करवाता हूं, उसके बाद आगे करेंगे। ऐसे स्टडी मैट पे चलिए इलस्ट्रेशन 1 पे। मैं पहुंच चुका हूं, आई होप आप भी पहुंच चुके होंगे। एंटिटी एबीसी owns an item of property and it was stated at the flowing amounts in the last financial statement। एंटिटी एबीसी एक प्रॉपर्टी ओन करती है, इट वॉज स्टेटेड एट दी फ्लोइंग अमाउंट्स इन इट्स, उसकी लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये अमाउंट शो हो रही है, कॉस्ट इतनी शो हो रही है, उसकी डेप्रिसिएशन इतना शो हो रहा है, नेट कैरिंग अमाउंट मतलब कि जो लास्ट इन्होंने 31 मार्च 2001 को इतनी कैरिंग अमाउंट शो हो रही है उसकी। दिस एसेट इज डेप्रिसिएटेड एट एन एनुअल रेट, तो ये 10% की रेट से डेप्रिसिएट होती है। तो इन्होंने कहा कि ये ओरिजिनल कॉस्ट थी, मतलब लास्ट ईयर में परचेज की होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन गया 1,20,000 पर एनम, इतना चार्ज होता है। ठीक है, आप 6 लाख के ऊपर नहीं निकालोगे क्योंकि इन्होंने एसएलएम मेथड लगाया, एसएलएम मेथड मेरा ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पे होता है ना। ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है भाई। एंटिटी एबीसी क्लोजेज इट्स बुक्स एज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, वो 31 मार्च को क्लोज करती है बुक्स को। हाँ, ये 31 मार्च की वैल्यू दी हुई है। ड्यूरिंग जुलाई 2001 एंटिटी एबीसी डिसाइड टू सेल, 2001 को, जुलाई 2001 को उसने डिसाइड किया कि वो सेल कर देगी। क्या ये इंडेक्स 105 लग जाएगा जुलाई से? नहीं, क्लासिफाई की बात करेंगे ना हम, तो उसने डिसाइड कर लिया बट क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ होगा। मैं तो उस दिन का देखूंगा ना कि जिस दिन उसका क्राइटेरिया मीट हो गया तब से 105 लगेगा। डिसाइड विसाइड तो कुछ करते रहो। एंड ऑन 1 अगस्त को इट मीट्स द कंडीशन टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, 1 अगस्त को इसने कंडीशंस को मीट कर दिया है, जिस वजह से 1 अगस्त से इसके ऊपर इंडेक्स 105 अप्लाई हो जाएगा। तो मतलब कि यहां से इंडेक्स 105 अप्लाई हो जाएगा। अभी एनालाइज व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द बुक्स, इन्होंने कहा कि बुक्स के अंदर 2001-2 की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, मतलब कि 31 मार्च 2002 को जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा। उसके अंदर मैं आपको
कि आपको सबसे पहले तो क्लासीफाई कैसे करना होगा। आपकी बुक्स में अगर कब हुआ, 1 अगस्त को। 1 अगस्त से पहले आपका कौन सा, जुलाई खत्म हुआ। जुलाई की लास्ट डेट पे आपका कैरिंग अमाउंट एज पर ओल्ड इंडेक्स कितना है, जो मतलब कि उसके ऊपर पहले अप्लाई हो रहा था उसके अकॉर्डिंग कितना है। अगर मैं निकालूं कि मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 6 लाख ये थी ना पहले, कब की, 31 मार्च 2001 की। ये कुछ ज़्यादा छोटा लिख दिया मेरे को लग रहा है। कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2001 की कितनी थी, 6 लाख। इसमें से लेस कर दूंगा मैं डेप्रिसिएशन। इन्होंने दी हुई है डिटेल, कितना डेप्रिसिएशन लेस करूंगा। इन्होंने कहा 1,20,000 होते हैं। उस डेट तक का 31 मार्च के बाद कितना मंथ्स गए मेरे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से हुई है मेरी तो क्लासीफाई। ये देखो इंडेक्स 105 कब से लगा, मतलब कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा भी पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1,20,000 इसका कितना हो गया, 30,000 हो जाएगा आई थिंक। तो मेरा कैलकुलेशन क्यों रुक गया भाई, 40,000 हुआ। हाँ 40,000। तो ये कितना आ गया मेरा, 5,60,000। अब ये 5,60,000 इसके अंदर कोई और इम्पेयरमेंट वगैरह तो नहीं दे रखा ना उसके अकॉर्डिंग, नहीं यही दे रखा था बस। ठीक है, डन ना डन डन। अब ये क्या होगी मेरी कैरिंग अमाउंट कब की, 31 जुलाई 2025 की। अब मेरा अगस्त में हुआ था, मतलब 1 अगस्त को भी यही रहेगी मेरी वैल्यू, 31 मार्च तक का मेरा लग गया, फर्स्ट को भी यही वैल्यू रहेगी कैरिंग अमाउंट उस दिन की। इन्होंने कुछ दिया मेरे को, फिर वैल्यू टू सेल तो दी नहीं है इन्होंने। अगर दी होती तो उसके साथ कंपेयर करता और फिर उसको कैरिंग अमाउंट बनाता। अभी नहीं दी तो ये जुलाई अगस्त में हो जाएगी मेरे। ठीक है, ऐसे एक आंसर देखते। एट जुलाई एंटिटी बीसी शुड एंश्योर द एसेट इज मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है, एट 31 जुलाई को एंटिटी एबीसी एसेट को मेजर करेगी इन अकॉर्डेंस विद इंडेक्स 16 जो उसके ऊपर लग रहा था। इट शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय फर्दर, वो उसको डेप्रिसिएट कर देगी फर्दर 40,000 से, जो कि हमने भी किया, ये देखो। एंड शुड बी कैरिड एट 560,000 बिफोर इट मेजर्ड इन। ठीक है, विद इन 560 पे आ गया मेरा। फ्रॉम द डेट द एसेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल नो फर्दर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। मतलब जिस दिन क्लासिफाई होगा उसके बाद तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो ये मान लेते हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इससे ज़्यादा ही होगी तो इसके ऊपर ही शो कर देंगे अपनी बुक्स में, और क्या है। तो चलिए एक बार नोट्स पे ही चलते हैं दोबारा से। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अभी इसके बाद एग्जाम्पल 15 पे भी आ जाओ एक बार। नहीं 15 अभी नहीं कराऊंगा मैं, 15 से पहले थोड़ा और कंसेप्ट करवा देता हूँ। हाँ चलो करवाई देता हूँ एक बार 15, एग्जाम्पल 15 पे आओ। ऐसे स्टडी मेट है ये मेरा, जो हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्थ। ठीक है, अब ये डिस्पोजल ग्रुप की बात करें। इन्होंने मेरे को ये डिटेल्स दी हुई है, ये गुडविल दी हुई है, पीपी दी हुई है, ये दी हुई है, ये दिया हुआ। ठीक है, इन्होंने कैरिंग अमाउंट दी हुई है, ये रिपोर्टिंग डेट की दी हुई है, और ये कैरिंग अमाउंट एज रीमेजर्ड इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्थ। इंडेक्स 105 में अगर मेरे को मेजरमेंट निकालनी है तो कैरिंग अमाउंट कौन सी के साथ कंपेयर करूंगा, जो ये वाली है इसके साथ तो नहीं करता कभी भी। मैं ये वाली निकालता था, इसमें दी हुई है, अब दी हुई है तो इसके साथ ही कंपैरिजन करूंगा अगर इन्होंने मेजरमेंट पूछी होगी तो। आइए आगे रीड करते हैं। दी एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द लॉस ऑफ। हाँ, जो यहाँ पे लॉस आया इन्होंने उस दिन तो रिमेजर किया होगा, रिमेजर किया होगा तो जो लॉस आया होगा ये तो इनके जो जिस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनका ये कैलकुलेशन हुई है ना उसके अकॉर्डिंग देखो कि क्या ट्रीटमेंट करना है, डेप्रिसिएशन है या क्या है, इंपेयरमेंट लॉस है, जो भी है इनका वो उनका पुराना इंडेक्स बताएगा कि क्या ट्रीटमेंट होना है। ठीक है, मेरे को अब यहाँ नहीं पता कि क्या क्या, क्या करके आए हैं, किस चीज़ का इन्होंने माइनस किया है।
ठीक है, जैसे गुडविल तो होती नहीं कुछ भी डेप्रिसिएट, ये मे भी डेप्रिसिएशन का हो, मे भी इम्पेयरमेंट लॉस ही हो। कौन सा? इंडेक्स 36 वाला। इंडेक्स 105 वाला नहीं कह रहा मैं, 36 वाला, क्योंकि 105 में तो आने से पहले की है ना ये कैलकुलेशन। जो ये सेम ही है, ये कम हुई है इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री वाले इंडेक्स के अकॉर्डिंग हुआ होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर वगैरह की वजह से, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट वही बताएगा, हम नहीं कुछ करेंगे। मतलब इंडेक्स 105 नहीं करेगा कुछ, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इसका ट्रीटमेंट भी हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पुराने वाला है लॉस। अगर नए वाला आएगा तो उसको मैं बता सकता हूँ कि उसको क्या मानना है इंडेक्स 105 के अंदर, ठीक है। अब ये क्या लिखा? एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द लॉस ऑफ इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल इंडेक्स। जो इंडेक्स उसके ऊपर पहले एप्लीकेबल था इंडेक्स 105 में आने से पहले, उसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करो जैसे करना है, इमीडिएटली बिफोर क्लासिफाइंग इट द डिफरेंस ऑफ रिफ्लेक्ट रूटीन अकाउंट। ये रूटीन एंट्रीज वगैरह दिख रही हैं, ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन वगैरह की होगी, सच एज रिवैल्यूएशन वगैरह कर दिया, डेप्रिसिएशन वगैरह कर दिया। दिस अमाउंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंपेयरमेंट लॉस, तो इसको इंपेयरमेंट लॉस नहीं मानोगे आप। अब इसके बाद ये एंटिटी एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप अमाउंट्स टू 13,000। अब ये कहते हैं कि एंटिटी ने एस्टिमेट किया कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी जो ग्रुप की, कब की? जिस दिन ये क्लासीफाई हो गया इसमें, ठीक है, हेल्ड फॉर सेल, उस दिन की। कितनी है? 13,000। तो हम क्या करेंगे, जो ये 14 समथिंग आया था, 14,900 का कंपैरिजन करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ। ये वाली कैरिंग अमाउंट होगी ना मेरी, उससे पहले की, कब की? जिस दिन क्लासीफाई होता है उससे पहली डेट की। अब ये 13,000 क्या हो गया मेरा? ये हो गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों में से कौन सा लोअर है? 13,000। तो 13,000 के ऊपर मैं अपनी बुक्स में शो करना है। अब बुक्स में शो हो रही है 14,900 पे, ठीक है। अब लेके आना मेरे को इसके ऊपर, तो यहाँ पे कैसे लेके आऊंगा? कम करना पड़ेगा, कम होगा तो लॉस बुक करना पड़ेगा। उस लॉस का क्या नाम दूंगा? इंपेयरमेंट लॉस एज पर इंडेक्स 105, ठीक है। आप उस लॉस को बुक कर दोगे, इंपेयरमेंट लॉस एज पर कितने से होगा वो? 14,900 इंपेयरमेंट लॉस एज, इंपेयरमेंट लॉस एज पर 105 कितना आएगा? 14,900 माइनस 13,000, 1900 का, ठीक है। अब ये 1900 का ये कहाँ जाएगा? मेरा P&L में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसमें तो जाता नहीं है कभी भी। और ये 1900 का आ तो गया मेरा लॉस, इसको आप बुक्स में कैसे कैसे 1900 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया, अब इसको कैसे कैसे एलोकेट करोगे? हमने वहां पे भी एलोकेशन देखी थी इंपेयरमेंट लॉस की, कैसे कैसे होती थी किस सेट में। इसकी होगी जैसे गुडविल, सबसे पहले गुडविल को ही निपटाते हैं। गुडविल तो 1500 की दिख रही है मेरे को, सबसे पहले गुडविल से निपटाओ। उसके बाद कितना बचा? ये जैसे मेरा, एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे पेज इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस आया एज पर 105 कितना? 1900 का, ठीक। इसमें से लेस कर दूंगा, सबसे पहले किसको एलोकेट करूंगा? गुडविल को। गुडविल कितनी? 1500 की दिख रही है, सबसे पहले इसको खत्म किया मैंने, तो इसके बाद बचा मेरा कितना? 400, 400 का लॉस, इंपेयरमेंट लॉस। तो इसको कैसे क्लासिफाई करूंगा? मेजरमेंट का इंपेयरमेंट लॉस उन्हीं एसेट्स पे क्लासिफाई होगा जो मेजरमेंट प्रोविजन जिन पे लगते हैं, बाकियों पे नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इस पे नहीं लगता है, मेरे इंडेक्स 16, 38, 40 में नहीं आती। इन्वेंट्री ये भी नहीं आती है, इंडेक्स 2 में आती है। बिल्डिंग हाँ ये आती है, पीपी ये आती है। अभी इनका रेशो बनाओ, कितना बना? पीपी 4/5, मतलब कि इसका अगर टोटल करूंगा मैं 400 प्लस 19,700 आ गया, ठीक है, टोटल टोटल। अभी इसका मैं करता हूं अगर एलोकेशन, एलोकेशन करता हूं अगर इसका, इसमें एक तो पीपी में करना है मेरे को, और एक किस में करना है? दूसरे सेट्स की बिल्डिंग में। कैसे कैसे होगा कैलकुलेशन बनाता हूं मैं। कितना? 400 का मेरा, मल्टीप्लाई कितनी रेशो में? ये पीपी है 4,000 बाय में इन दोनों का टोटल 9,700, ये, और इसका 400 मल्टीप्लाई 5,700 बाय में 9,700, कितना अमाउंट आएगा?
400 मल्टीप्लाई 4000 बाय में 9700, ये आ गया मेरा 164.94। तो इसको 165 ही लिख देता हूँ ना राउंड ऑफ करके, ठीक है। और उसका कितना आया मेरा 400 मल्टीप्लाई 5700 बाय में 9700, ये आ गया 235, ठीक है। मतलब कि गुडविल में कितना गया मेरा 1500 का इंपेयरमेंट लॉस, गुडविल में 1500 और पीपी में 165 का और बिल्डिंग में 235 का। आईसीआई का देखते हैं क्या आंसर देते हैं। इन्होंने 1900 का इंपेयरमेंट लॉस निकाला, देखो हमारा भी 1900 का था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया 1500 गुडविल से किया इन्होंने, पीपी में 165, उसमें 235, यही हमारा निकला था, टोटल एलोकेट हो गया। उसके बाद की कैरिंग अमाउंट निकाल दी इन्होंने, कैरिंग अमाउंट आफ्टर एलोकेशन ऑफ, कौन सा इंपेयरमेंट लॉस था ये, एज पर इंडेक्स 105 वाला, ठीक है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अगर मान लो आप कहोगे सर यहाँ तो हमने विद इन 1 ईयर तो सेल हो जाती है, अब हमने कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे, अगर मान लो नहीं हुई सेल, XYZ कुछ भी रीजन हो नहीं हो पाई सेल, तो उस केस में क्या करोगे, कंटिन्यू टू मेजर एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। तो उस केस में भी आपको सब्सिक्वेंट में मेजर करना होगा, तो कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ मेजर करोगे। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फिर कम आ जाती है तो आप उसको फिर इंपेयरमेंट लॉस बुक करके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तक लेके आओगे। डिक्रीजेज रिकॉग्नाइज एन एडिशनल इंपेयरमेंट लॉस, एडिशनल इंपेयरमेंट लॉस को पीएनएल में बुक कर दोगे, जैसा कि ऊपर वाला था सेम ही लगा लो। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कौन सी आएगी, जो आप पहले लेके आए थे, कौन सी, जो अभी हम कैलकुलेशन नहीं करके आए हैं, जैसे हमने इसके अंदर ये निकाली थी आफ्टर 105 का इंपेयरमेंट लॉस वगैरह निकालने के बाद ये आई थी, ये कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ। अगर ये गेन हो जाता मेरा, मान लो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंक्रीज हो जाती है, मतलब पहले लॉस बुक किया था बट बाद में इंक्रीज हो जाती है। वैसे तो हम इंपेयरमेंट के चैप्टर में भी देखा था कि अगर गेन होता था मेरा उसको इग्नोर करता था, बट रिवर्सल मेरे को अलाउड था कितना, अगर मैंने पहले इंपेयरमेंट लॉस को बुक किया था अपनी बुक्स में। इसमें भी सेम कंसेप्ट चलेगा। इसमें कहते हैं कि आपने चाहे इंडेक्स 36 में या फिर आपने इंडेक्स 105, इन दोनों के अंदर इंपेयरमेंट लॉस बुक किया होगा, ठीक है। मान लेता हूं कि इसमें किया था आपने 36 में 1 लाख का, 105 में किया आपने 50,000 का बुक इंपेयरमेंट लॉस, तो आपको मैक्सिमम 1,50,000 तक इसको रिवर्स कर सकते हो। ये देखो गेन ऑन सब्सिक्वेंट, इफ फेयर वैल्यू सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेस ए गेन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L बट ओनली अप टू कम्युलेटिव इंपेयरमेंट लॉस दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली। मतलब कि इसको इतना ही रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स कैसे करोगे, आपने P&L में माइनस किया था पहले, इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था, तो P&L में ही इसको दोबारा रिकॉग्नाइज कर दोगे प्रॉफिट को जो आपका गेन हुआ है सब्सिक्वेंट इंक्रीज की वजह से। बट कितने अमाउंट तक का, जितना आपने पहले इस एसेट का 36 में और 105 में बचा हुआ है अगर अमाउंट इतना 1,50,000, अगर मान लो आपने चार्ज किया था इतना बट बीच में रिवर्सल हो गया, कहीं बीच में रिवर्सल हो गया मान लो, ठीक है, तो उस रिवर्सल को यहां पे मान लेते हैं कि कुछ रिवर्सल हुआ था मेरा बीच में 50,000 का, और 50,000 का रिवर्सल हो गया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 50,000 ऐसे करके, तो मतलब कि मैक्सिमम 1 लाख तक का होगा टोटल। मतलब कि मेरे इंपेयरमेंट लॉस नेट कितना अभी शो हो रहा है इंडेक्स 36 और 105 के अकॉर्डिंग, उतने तक ही मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं, बस ये समझो। अभी इसको क्वेश्चंस वगैरह के थ्रू करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जैसे इसमें देखा हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड आइदर अंडर, चाहे तो 105 में किया हो चाहे इंडेक्स 36 में किया हो, बिफोर क्लासिफिकेशन है। इंडेक्स 36 में तो आपने बिफोर क्लासिफिकेशन ही किया होगा
आफ्टर क्लासिफिकेशन अगर इम्पेयरमेंट लॉस आता है वो तो आपका 105 में ही आता है, ठीक है। तो दोनों लॉस ले लिया आपने इम्पेयरमेंट लॉस को। अब वही इन्होंने दोबारा ज्ञान दे दिया कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वगैरह अगर क्लासीफाई हो जाती है, एक बार आपका इंडेक्स 105 लग जाता है तो आप उसको दोबारा से मतलब उसके बाद से आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, अमोर्टाइज नहीं कर सकते उस एसेट को, नॉट डेप्रिसिएट अमोर्टाइज। अगर कोई इंटरेस्ट या अदर एक्सपेंसेस होते हैं एट्रीब्यूटेबल किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड, मान लो कुछ लाइबिलिटी भी हुई है मेरी तो उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है मान लो लाइबिलिटी का, तो उसको आप दिखाते रहोगे। टू लाइबिलिटीज ऑफ डिस्पोजेबल क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, सेल कंटिन्यू टू बी रिकॉग्नाइज, तो उसको रिकॉग्नाइज करते रहोगे। एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं करोगे। अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह आपका या अदर एक्सपेंसेस वगैरह लाइबिलिटी के ऊपर इंकर हो ही जा रहे हैं तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते रहोगे बुक्स में 105 में आने के बाद भी। कहीं आप सोचो कि डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे तो ये भी नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट कर लो इसको मार्क, ठीक है। मैं करता हूं तो मेरा गायब हो जाता है, आपको परमानेंट मार्कर से करना होगा, समझे। तो आइए एग्जांपल 16 करते हैं, बड़ा ही प्यारा एग्जांपल दे रखा है। कौन सा था ये, इंडेक्स एग्जांपल 16 सच, ये दिया हुआ है हमें। वैसे तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, वही लिखी हुई है बातें। एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जो ओरिजिनली एक्वायर की थी मैंने 40 लाख में, कुछ सालों बाद आफ्टर कम्युलेट डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन हो गया 11 लाख का। तो मतलब कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी मेरी एसेट की, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मेरी 40 लाख की, और इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करूंगा मैं कितना 11 लाख का। कैरिंग अमाउंट निकालनी है ना मेरे को, तो इसके अंदर और अगर इंपेयरमेंट लॉस भी दिया होगा कुछ एक्यूमुलेटेड, इंपेयरमेंट लॉस भी लेस करता हूं मैं, आपको तो पता ही है सब, फिर ऐसे क्या देख रहे हो, कितना इसमें कुछ दिया होगा अगर देखते हैं। एन इंपेयरमेंट लॉस 3,50,000 का दे रखा है, ठीक है जी। कुछ और भी दिया होगा तो वो भी देखते हैं कुछ। टेकिंग द कैरिंग अमाउंट टू, अरे भाई साहब इन्होंने, हमने मेहनत की, इन्होंने कैरिंग अमाउंट ही दे दी। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगी आपकी 40 माइनस 14 25 50 ही आएगी, ये इन्होंने दे दी है खुद, ठीक है। चलो मेहनत होगी कोई नहीं, आपको समझ आ गया। विच रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड वैल्यू इन यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि मतलब ये रिप्रेजेंट करती है कि वैल्यू इन यूज की एस्टिमेटेड है टोटली देर आफ्टर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रपोज्ड मूव टू न्यू प्रीमिसेस द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो कुछ ही टाइम में उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया उन्होंने, तो ये कह सकते हैं कि ये उससे पहले की वैल्यू आ गई मेरी। एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल उसकी कैरिंग अमाउंट थी 25,50,000। हाँ कहते हैं कि मतलब एक दो दिन के अंदर अंदर ही उसको क्लासीफाई कर दी। ये मान लो 25 लाख की 50,000 की कैरिंग अमाउंट दे रखी है, और इन्होंने FVLC दे रखी है 25 लाख की, वो 25 लाख 50,000 की दी हुई थी। ये मतलब कि इनमें से दोनों में से लोअर देखेंगे हम, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लोअर कौन सा है, लोअर, लोअर कौन सा है 25 लाख। तो क्या करूंगा मैं 25 लाख पे अपनी कैरिंग अमाउंट को लेके आना है, तो उसके लिए क्या किया मैंने 50 लाख का क्या होगा मेरा इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस बुक करूंगा एज पर 105, इंपेयरमेंट लॉस एज पर 105 कितना 50,000 का। अब उसके बाद इन्होंने कहा अकॉर्डिंगली द इनिशियल राइट डाउन ऑन क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल इज 50,000। इन्होंने कहा कि इनिशियल राइट डाउन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्ड इज 50,000 एंड द प्रॉपर्टी इज कैरीड एट, तो 25 लाख पे आ गई, वही ज्ञान दिया इन्होंने कि हाँ हमने लोअर पे निकाली और 50,000 का इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दिया। फ्लोइंग क्लासिफिकेशन ऐसे फुल नो फर्दर डेप्रिसिएशन, इसके बाद डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं आपका, ठीक है, क्लासीफाई हो चुकी है ना। एट दी नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट, नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट पे मतलब कि इन्होंने बेच नहीं पाए थे उसको, सेल नहीं कर पाए, तो अभी भी रखिए, तो इनको दोबारा से सब्सिक्वेंट वाला आप याद करो मैंने क्या बताया था, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। दोबारा से लॉस होता तो जैसा आपने इनिशियल में किया था कि इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे और पेडल में चार्ज कर दोगे, और अगर गेन होता है तो रिवर्सल वाला कंसेप्ट आ जाएगा। अभी ये इतने मूर्ख तो है नहीं कि मेरे को लग रहा है दोबारा से लॉस ही करवाएंगे, गेन करवाएंगे ताकि आपको कंसेप्ट करना पड़े थोड़ा और, दो कंसेप्ट टेस्ट हो जाएंगे ना आपके, देखते हैं।
बट आपको एग्जाम में देखना है कि लॉस करवा रहे हैं गेन करवा रहे हैं, कहीं आप आंख बंद करके एट द नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट दी प्रॉपर्टी मार्केट हैज इंप्रूव्ड। अरे भाई मार्केट इंप्रूव हो गई है तो मतलब ये तो गेन का कंसेप्ट बनेगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज स्टेट एट 2650 होगी उसकी क्या, ये होगी मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कब, नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट पे। तो उस दिन मेरी बुक्स में अभी कितनी शो हो रही है, 25 लाख पे। अब ये क्या होगी, मेरी कैरिंग अमाउंट होगी। जिस अमाउंट में मेरी बुक्स में शो हो रही थी वही कैरिंग अमाउंट होती है, ठीक है। अब उस दिन की मेरी कैरिंग अमाउंट इतनी शो हो रही है, फेयर वैल्यू ये है, इसका कंपैरिजन करो और लोअर कितना आएगा, लोअर तो 25 ही आ रहा है। बट इसमें हमने कहा था कि हायर हो गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर कैरिंग अमाउंट यार फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर हाई हो जाता है तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। वो इनिशियल रिकॉग्निशन का था, लोअर देखते थे उसमें। सेकंड में आपको देखना है लोअर नहीं, आपको ये देखना है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बड़ी है या कम हुई है। अगर कम हुई है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तक लेके आओगे, दोबारा इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दोगे। अगर इंक्रीज हो गई है तो उस केस में आपको देखना होगा कि पहले इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक कर चुके एज पर इंडेक्स 36 प्लस एज पर इंडेक्स 105। तो हमने अगर कैलकुलेशन बनाऊं 50,000 तो ये 105 के अकॉर्डिंग हो गया था, ठीक है। और मेरा 36 के अकॉर्डिंग भी था ना, कुछ कितना था, ये 3,50,000, ठीक है। ये था 3,50,000। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल इंपेयरमेंट लॉस अभी तक का, टोटल इंपेयरमेंट लॉस अभी तक का मेरे बुक्स में शो हो रहा है कितना, 4 लाख का। टोटल इंपेयरमेंट लॉस अभी तक जो मेरी बुक्स में शो हो रहा है 4 लाख तक का है। तो 4 लाख तक रिवर्स कर सकता हूं मैं। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी होगी मेरी, 2650, और बुक्स में शो हो रही है मतलब कि 1,50,000 इंक्रीज हो गया है फेयर वैल्यू। तो इसमें क्या करूंगा मैं, 1,50,000 से इसको इंक्रीज कर दूंगा, 1,50,000 से इंक्रीज कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरी कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी। पहले 25 थी, अब कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी मेरी, 26,500। ये न्यू कैरिंग अमाउंट हो जाएगी फिर, ठीक है, 2650। और जो डिफरेंस आएगा 1,50,000 वो क्या होगा, मेरा रिवर्सल हो गया ना उतना। और उसके बाद अभी कितना और इंपेयरमेंट लॉस रहेगा मेरी बुक्स में। अब ये 4 लाख था, इसमें से माइनस कर दिया आपने 1,50,000 जो रिवर्स कर दिया। तो अभी भी आपकी बुक्स में शो हो रहा है 2,50,000 का इंपेयरमेंट लॉस। इतना अभी भी शो हो रहा है 2,50,000 का, समझे। ये रिवर्सल हो गया ना मेरा, क्योंकि उसकी वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंक्रीज हो गई थी। अब 6 मंथ्स के बाद, उसके भी 6 मंथ्स के बाद, तो ये करवा दो, द गेन ऑफ इज लेस देन द कम्युलेटिव इंपेयरमेंट लॉस। तो गेन है जो 1,50,000 का हुआ है, ठीक है, 2650 न्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, और कैरिंग अमाउंट था आपका 25, तो इंक्रीज हो गया, तो 1,50,000 का गेन हो गया। अगर तो उसको क्या करोगे, कितने तक बुक करोगे, आपका टोटल इंपेयरमेंट लॉस कितना दिख रहा है, 4 लाख, तो मतलब उससे कम ही है, तो सारे को रिवर्स कर दोगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली इट इज क्रेडिटेड इन P&L। तो अब 2650 पे बुक्स में सो रही है। उसके बाद 6 मंथ आफ्टर दैट द प्रॉपर्टी मार्केट हैज कंटिन्यू टू इंप्रूव। भाई मार्केट और इंप्रूव हो गई दोबारा से, द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज नाउ असेस्ड। तो अब वो 30 लाख पे सो हो रही है आपकी बुक्स में, 30 लाख पे। ये क्या होगी मेरी, आफ्टर 6 मंथ की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। दिस फर्दर गेन ऑफ इज हावर, हाँ इसका मैं बताता हूँ, ये तो आंसर दे रहे होंगे ना क्वेश्चन, थोड़े या इलस्ट्रेशन, ठीक है मैं बताता हूँ। 30 लाख का जो दे रखा है, अब मेरा बुक्स में कितनी शो हो रही है, पहले कैरिंग अमाउंट, न्यू कैरिंग अमाउंट हमने निकाली थी ना लास्ट में, 2650 पे आ रही थी, क्योंकि मैंने थोड़ा इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर दिया था, तो मेरी 2650 की न्यू कैरिंग अमाउंट आ गई। इससे लास्ट कैरिंग अमाउंट यही थी, इसको इससे कंपेरिजन करूंगा, ठीक है। मतलब कि लोअर तो नहीं हुआ है, कैरिंग अमाउंट से कम नहीं हुआ है ये, कौन सा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज में देखूंगा मेरा पहले इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं है इस एसेट का, हाँ है, हमने निकाला था, कितना बचा हुआ है अभी, मेरा 2,50,000 बचा हुआ है। तो अभी यहाँ पे वो तो बचा हुआ है, अब गेन कितना हुआ यहाँ पे, गेन अगर मैं देखूं, गेन कितना हो गया आपका, गेन 30 लाख माइनस कैरिंग अमाउंट में से डिफरेंस निकालते हैं इसका, गेन हो गया आपका
3,50,000। ठीक है जी। अब 3,50,000, बट आपका उसके अंदर तो अभी रखा हुआ है सिर्फ 2,50,000 इंपेयरमेंट लॉस में। तो आप इंपेयरमेंट लॉस तक ही रिवर्स कर पाओगे, इसको सारे को नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ 2,50,000 ही रिवर्स करना होगा। अब 2,50,000 को रिवर्स करोगे तो आपकी न्यू कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी? न्यू कैरिंग अमाउंट आपकी पहले कितनी सो रही थी? 26,50,000। अब रिवर्स कर दिया आपने कितना? 2,50,000 को, तो न्यू कैरिंग अमाउंट आ गई आपकी 29 लाख की। ठीक है, 29 लाख की आपकी न्यू कैरिंग अमाउंट आ गई। अब उस पे शो करोगे। ठीक है, अब यही देखोगे इन्होंने, द फर्दर गेन ऑफ 3 लाख इज हावर इन एक्सेस ऑफ क्युमुलेटिव इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस से ज्यादा है। इंपेयरमेंट लॉस कितना बचा हुआ था उस डेट तक? 350 जो इंडेक्स 36 का था, 50 जो इंडेक्स 105 में आया था, फिर उसमें से रिवर्स कर दिया था हमने 1,50,000। तो उसके बाद 2,50,000 बचा था, बट आपका जो गेन आया वो आया था 3,50,000। तो इसमें से मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो रिवर्स? जितना इंपेयरमेंट लॉस था टोटल 2,50,000 तक कर सकते हो, तो आप 2,50,000 तक कर दो मैक्सिमम। रिस्ट्रिक्ट गेन ऑफ 2 इज क्रेडिट टू एंड दी कैरी, ये कैरी 29 लाख पे कैरी हो जाएगी। फिर सब्सिक्वेंटली द प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर, इसके बाद मान लो प्रॉपर्टी 30 लाख पे सेल हो गई है, जब सेल की, तो आप फिर 1 लाख का गेन बुक कर लो जब सेल हो जाती। ठीक है, समझे? इतना इजी कंसेप्ट है भाई, सेम है। आपको सेम नहीं लग रहा है उसके जैसा? अब ये और करवा देता हूं थोड़ा। स्पेशल पॉइंट्स हैं कुछ डिस्पोजल ग्रुप्स के केस में। स्पेशल पॉइंट्स डिस्पोजल ग्रुप के केस में इनिशियल मेजरमेंट कर रहे थे, अगर ऊपर करके आ चुके हैं, बस ये मैं आपको बता भी चुका हूं, बट यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, क्योंकि आपको होगा कि सर हमने कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिला था, पहले कैरिंग अमाउंट उससे करेंगे एडजस्ट उससे करेंगे। इंपेयरमेंट लॉस को जो हुआ है ये ग्रुप डिस्पोजल ग्रुप के केस में, मतलब कि एक से ज्यादा एसेट है अगर, तो उसमें कैसे एलोकेट किया था हमने? शैल बी एलोकेटेड टू डिस्पोजल ग्रुप इन दी फॉलोइंग मैनर। इंपेयरमेंट लॉस जो इंडेक्स 105 वाला था उसको कैसे कैसे एलोकेट किया था? सबसे पहले गुडविल को निपटाया था, उसके बाद अदर एसेट्स को, जो हमने पीपी और उसमें एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दी हुई थी आई थिंक, हाँ उन दोनों में एलोकेट नहीं किया था, वही अदर एसेट्स वो थी of disposal group which are covered under index 105 pro rata on the basis of carrying amount of each asset in the group। ठीक है, गेन ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अगर गेन होता सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे, तो इंपेयरमेंट लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ गुडविल, वो गुडविल वाला आपका रिवर्स नहीं होगा। जैसे कि, अच्छा हाँ, गुडविल वाला अभी पॉइंट नहीं आया था। जैसे कि ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपने 4 लाख तक का रिवर्स कर दिया। ठीक है, 4 लाख तक का, 2 मिनट कहाँ गया वो, नहीं थे ना। ठीक है, चलो यहीं पे बता देता हूँ। मान लो, चलो उस एग्जाम्पल पे ही चलते हैं एक बार, ऐसे ही वाले। ठीक है, इधर ही बता देता हूँ आपको। अब ये मान लो आपने मैक्सिमम यहाँ पे 2,50,000 तक का किया था। ठीक है, तो मैं एक बार नया बना लेता हूँ। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस आपका टोटल हुआ है मान लो 4 लाख का। ठीक है, अब ये एलोकेट किया आपने, एक एग्जाम्पल करवाया था ना, इलस्ट्रेशन 1 करवाई थी सच में नहीं, मैं सोच रहा था कौन सी थी वो, उसके अंदर किया तो था हमने। इलस्ट्रेशन 1 पे चलते हैं एक बार। हाँ इलस्ट्रेशन 1 थी वो, हाँ ये रही। नहीं भाई ये भी नहीं थी वो, तो कौन सी थी वो? चलो नहीं पता तो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, नो वरीज। ये लगा लो मेरा इंपेयरमेंट लॉस है 15 लाख का, जिसको एलोकेट किया मैंने गुडविल में। गुडविल थी सबसे पहले, तो मैंने गुडविल को निपटाया होगा। गुडविल थी मेरी मान लो 10 लाख की दिख रही थी बुक्स में, तो सबसे पहले इसको निपटाया होगा। अब उसके बाद हुआ क्या, मेरा गेन हो गया बाद में, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंक्रीज हो गया, फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये कितने पे आई मेरी? ये अब मेरी बढ़ गई थी, जिस वजह से हुआ क्या कि मेरा जो इंपेयरमेंट लॉस था ना, वो 8 लाख से रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब कि 8 लाख का गेन हो गया मेरा, अगर कहूं मैं कि सब्सिक्वेंट गेन, कितना हो गया? 8 लाख का। तो अब मेरे को ये बताओ कि इसमें मैक्सिमम रिवर्स कितना कर सकता हूं? सब्सिक्वेंट गेन 8 लाख तक का, मेरा इंपेयरमेंट लॉस था 15 लाख तक का, तो इसमें से लोअर
आपको ऐसे नहीं करना होगा। आपको ये गुडविल वाला अगर एलोकेट किया था पहले इसमें इसमें 10 लाख थी, तो सबसे पहले 10 लाख ही आपने खत्म किया होगा। तो आपका मैक्सिमम इसके अलावा अदर देन गुडविल, अगर मैं कहूँ इंपेयरमेंट लॉस निकालूं, अगर इंपेयरमेंट लॉस अदर देन गुडविल कितना आया, कितना आया 15 लाख माइनस 10 लाख, 5 लाख का। तो मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, अब निकालो इसमें लोअर, फिर मतलब कि 5 लाख तक का ही रिवर्स कर सकते हो। गुडविल वाला तो रिवर्स होता ही नहीं है ना, गुडविल का रिवर्सल तो हमने इंडेक्स 36 किया था, वहां पे भी देखा था कि अलाउड ही नहीं था। समझे? आइए दोबारा से कंसेप्ट पे चलते हैं। मेरे को लग रहा था कोई क्वेश्चन था इसका, चलो। शेयरिंग अमाउंट देन टू अदर, ये इसको, ये रिवर्स नहीं होगा तो इसको हटा दोगे, इसके अलावा जो होगा उतना रिवर्स कर दोगे। और उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन और करवाना मेरे को आपको, एग्जाम्पल 14th, एग्जाम्पल 14th पे आइए। ये रहा, छोटा सा ये एग्जाम्पल, ये तो जल्दी हो जाएगा हमारा खत्म। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, इसके अंदर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। हमारा सेम उसमें कंपैरिजन करते थे रिकवरेबल अमाउंट से, इसमें किया हमने कंपैरिजन किसके साथ, इसमें कंपैरिजन किया हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ। ठीक है, अब उसमें से जो लोअर आया इनिशियल में लोअर वाला देख लिया हमने, तो लोअर वाले पे लाके जो इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दिया हमने। उसके बाद अगर कुछ गेन होता है मेरा सब्सिक्वेंट में, तो उसको रिवर्सल करूंगा कितने अमाउंट तक, जितना पहले इंडेक्स 36 और इंडेक्स 105 के अकॉर्डिंग टोटल इंपेयरमेंट लॉस बुक हो चुका है, मेरी बुक्स में शो हो रहा है, तो उतने लेवल तक मैक्सिमम कर दूंगा मैं रिवर्सल। अभी तक यही किया हमने, कुछ ज्यादा नहीं किया। ए लिमिटेड एक्वायर करती है एक प्रॉपर्टी को 2 लाख में, ठीक है। आफ्टर फ्यू ईयर्स दी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाता है 80,000 का, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो इसके बाद ये कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, इसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो मतलब इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, तो ओरिजिनल, इसकी ओरिजिनल अमाउंट थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी कितनी 2 लाख की, लेस किया इसमें से मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 80,000, तो कितनी आई इसकी कैरिंग अमाउंट 1,20,000 की। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने क्लासिफाई कर दिया इसको एज हेल्ड फॉर सेल इंडेक्स 105, तो उसके बाद डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल इट विल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट विच इज एंड फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू इसकी 1 लाख दी हुई है, तो इन इसमें से लोअर कौन सा है, ये 1,20,000 आ गई कैरिंग अमाउंट, और ये 1 लाख, तो हम 1 लाख पे इसको मेजर कर देंगे स्टार्टिंग में। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिटन डाउन ऑन इनिशियल, तो ये तो बिल्कुल ईजी था भाई, ये तो खुद ही कर लेते, 20,000 का इंपेयरमेंट लॉस हो गया बस, डिफरेंस कुछ भी बना रहे हैं, कुछ था ही नहीं इसके अंदर तो। अभी हमारा ये प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका प्रेजेंटेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल का कैसे कैसे होगा, जो आपने अभी देखा था, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो करेंगे, एसेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, जो एसेट क्लासिफाई होगी एज हेल्ड फॉर सेल उसको सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो अदर एसेट्स दिख रही होंगी मेरी, नॉन करंट एसेट दिख रही होगी, फिर करंट एसेट दिख रही होगी, उसके बाद हम शो कर देंगे एसेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा बुक्स में कि कैसे शो होती है। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज को, उसको भी प्रेजेंट सेपरेटली करोगे अदर लाइबिलिटीज से अलग। ठीक है, जो और लाइबिलिटी दिख रही होंगी आपको, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म, जो भी, उसके बाद दिखाते हो आप लाइबिलिटीज हेल्ड फॉर सेल। दी एसेट्स एंड, आप पूरे ग्रुप को अगर शो कर रहे हो बुक्स में, नेट करके नहीं शो करोगे, एसेट्स में एसेट्स शो करोगे, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी, ये तो हम करते ही हैं बुक्स में, इसमें कौन सी नई बात है। ठीक है, दी मेजर क्लास ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल शेल बी सेपरेटली डिस्क्लोज आइदर इन दी, जो मेजर क्लासेज हैं एसेट्स और लाइबिलिटी की क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल शेल बी, ये सेपरेटली डिस्क्लोज करनी होगी आपको, कौन सी क्लास है उसकी, जो मेजर क्लासेज होंगी उसकी, आइदर इन दी बैलेंस शीट और इन दी नोट्स, चाहे तो बैलेंस शीट में शो करो चाहे नोट्स में शो करो, बट शो करनी है आपको सेपरेटली अगर मेजर क्लासेज ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी की हैं तो। Except when the disposal group is newly acquired subsidiary that meets the criteria to be classified as
बट न्यूली एक्वायर्ड सब्सिडरी के केस में आपको छूट है, वहां नहीं करना आपको, समझे। तो अभी बाकी का सारा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर। अब शायद से एक लेक्चर में निपट जाएगा हमारा, 1 घंटे का और बचा हुआ होगा, ज़्यादा है नहीं अब। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, और अगर अब आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो CA फाइनल की स्टडी कर रहे हैं अभी, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर कुछ भी लगा लो, बट शेयर उनसे करना जो मतलब जेन्युइनली जिनको रिक्वायरमेंट है इसकी। और आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी करते रहो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।